इतने पावरफुल मॉडल्स को रन करने के लिए, इन्फ्रेंस के लिए, यू नीड पावरफुल हार्डवेयर जो कि हर किसी के पास नहीं है। तो इन कंपनीज़ ने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग ओपन सोर्स मॉडल्स को अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर देते हैं, और इनके पास पावरफुल सर्वर्स होते हैं, और फिर ये एपीआईज क्रिएट कर देते हैं उन ओपन सोर्स मॉडल्स के अराउंड। तो अब आप क्या कर सकते हो, इस तरह के किसी सर्विस के पास जाके एक अकाउंट बना के एपीआईज के थ्रू ओपन सोर्स मॉडल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रेप्लिकेट। ठीक है, सो इफ़ यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय हार्डवेयर बट यू वांट टू यूज़ ओपन सोर्स फाउंडेशन मॉडल्स, दिस इज़ अ सर्विस दैट यू कैन यूज़। ठीक है, तो ये 4 मेन डिलीवरी मोड्स हैं: मॉडल एपीआईज, cloud AI platforms such as Bedrock, self-hosted models using Olama, hosting and acceleration services such as Replicate, जो मैंने आपको भी दिखाया। अब मज़े की चीज़ क्या है कि धीरे धीरे थोड़ा ना ये जो ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी मॉडल का जो बाउंड्री है वो काइंड ऑफ अब ब्लर होता जा रहा है। जैसे कि अब ये जो क्लाउड AI प्लेटफॉर्म्स हैं, अब यहाँ पे जब आप जाके देखोगे तो नॉट ओनली आपको प्रोप्राइटरी मॉडल्स दिखाई देंगे, बट अब यहाँ पे कुछ ओपन सोर्स मॉडल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज देर आर सर्टेन ओपन सोर्स मॉडल्स जो कि बहुत अच्छे हो गए। जैसे शायद आपने क्वेन का नाम सुना होगा, डीप सीक का नाम सुना होगा। दीज आर लाइक रियली पावरफुल मॉडल्स। तो बहुत सारी कंपनीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग जीपीटी या जेमिनाई, दे प्रेफर यूजिंग दीज ओपन सोर्स मॉडल्स। ये भी हो रहा है। सेकेंड, ये जो होस्टिंग एंड एक्सक्लरेशन सर्विसेज हैं, ये अभी तक ओपन सोर्स मॉडल्स के साथ काम करती थी, बट अब अगर आप जाके देखोगे तो ये आपको जेमिनाई का भी एक्सेस दे रही हैं, जीपीटी का भी एक्सेस दे रही हैं, बिकॉज गूगल और ओपन एआई को लगा कि इन कंपनीज़ का भी रीच अच्छा हो गया है, तो इनके थ्रू भी हम अपने प्रोडक्ट को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ पूरा चीज़ अब ब्लरी हो रहा है, बट स्टिल दीज आर द 4 मेन डिलीवरी मोड्स जिसके थ्रू आपका फाउंडेशन मॉडल यूजर्स तक पहुंचता है इन द प्लेटफॉर्म लेयर। आई रियली होप दिस एंटायर डिस्कशन इज क्लियर। अब गाइस, प्लेटफॉर्म लेयर का पूरा फंडा आपके सामने क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटफॉर्म लेयर के मेन फोकस एरियाज़ क्या क्या हैं। सबसे पहला जो फोकस एरिया है वो है मॉडल सर्विंग। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल है। सो फाउंडेशन लेयर में मैंने आपको बोला था कि फाउंडेशन मॉडल्स की ट्रेनिंग परफॉर्म की जाती है। अब ट्रेनिंग के बाद आपके पास जो चीज़ आके आपको मिलती है वो होते हैं मॉडल के वेट्स एंड चेक पॉइंट्स। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि आप इन मॉडल वेट्स और चेक पॉइंट्स को कहीं पे स्टोर कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने S3 बकेट में स्टोर कर लिया बिकॉज दिस इज़ अ बिग ऑब्जेक्ट स्टोरेज, मतलब जीबीज़ में। तो चीप स्टोरेज आपको जहाँ मिलता है वहाँ पे आप इसको स्टोर कर लेते हो। अब आपको क्या करना है, आपको इन्फरेंस परफॉर्म करना है, राइट। आप अगर API के थ्रू एक्सेस दे रहे हो अपने फाउंडेशन मॉडल का, तो एसेंशली व्हाट यू आर डूइंग इज़ कि आप यूज़र का रिक्वेस्ट अपने मॉडल के पास भेजना चाह रहे हो और आपका मॉडल इन्फरेंस परफॉर्म करके रिजल्ट्स देना चाह रहा है, राइट। तो होता क्या है कि यहाँ पर मॉडल सर्विंग में आप कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हुआ VLLM। ठीक है, ये एक बहुत फेमस मॉडल सर्विंग एज इन LLM सर्विंग टूल है। सिमिलरली देर इज़ NVIDIA Triton inference server. There is also DeepSpeed inference. These are some very popular model serving tools. ठीक है, LLM serving tools. इनका काम क्या होता है कि सबसे पहले आप इन सॉफ्टवेयर्स को उठा करके एक GPU क्लस्टर पे इंस्टॉल कर लेते हो। बेसिकली एक सर्वर पे इंस्टॉल कर लेते हो जहाँ पे GPU भी अवेलेबल है। अब जैसे ही आप इन सॉफ्टवेयर्स को स्टार्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि आपके मॉडल के वेट्स को पुल करके ले आते हैं GPU में। ठीक है, सो पहले आपका मॉडल S3 में पड़ा हुआ था, अब VLLM क्या कर रहा है कि उस मॉडल को फेच करके ला रहा है और करंट सर्वर के GPU में लोड कर दे रहा है। इट मीन्स नाउ योर मॉडल इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। अब वो इन्फरेंस दे सकता है। ठीक है, तो इसी स्टेप को बोला जाता है मॉडल सर्विंग। अब इसी स्टेप से अटैच्ड एक और फोकस एरिया है, दैट इज़ इन्फरेंस ऑप्टिमाइजेशन। सो एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है प्लेटफॉर्म लेयर में, वो है किसी तरीके से LLM के इन्फरेंस स्पीड को बढ़ाने के ऊपर। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये है कि ये जो टूल्स हैं VLLM या फिर डीप स्पीड इन्फरेंस, ये सारे के सारे टूल्स इंटरनली एट सम लेवल इन्फरेंस ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। दे ट्राई हार्ड टू इम्प्रूव द इन्फरेंस स्पीड ऑफ द फाउंडेशन मॉडल। अब यहाँ पे बहुत तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं।
कभी कभी बैचिंग ऑफ रिक्वेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो कभी कभी क्वांटाइजेशन यूज़ किया जाता है। आई एम प्रीटी श्योर आपने क्वांटाइजेशन के बारे में सुना होगा। कभी कभी पेज्ड अटेंशन के ऊपर काम किया जाता है। तो दीज आर द वेरियस टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं इन ऑर्डर टू डू इन्फरेंस ऑप्टिमाइजेशन। और ये सारी टेक्निक्स इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? ये मॉडल सर्विंग टूल्स जैसे कि VLLM। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सेटअप कैसा है कि मेरा मॉडल का वेट एक रिमोट स्टोरेज पे पड़ा हुआ है S3 बकेट्स में। मेरे पास एक सर्वर है जिसमें GPU है। इस सर्वर के ऊपर मैंने एक मॉडल सर्विंग टूल इंस्टॉल कर रखा है विच इज़ VLLM। और VLLM स्टार्ट होते ही S3 से मॉडल को पुल करके लाता है, GPU में लोड कर देता है, और अब आप VLLM के थ्रू इन्फरेंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, और बाय द वे ये इन्फरेंस फास्टर होता है बिकॉज यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्टिमाइजेशंस लगे हुए हैं। अब आता है थर्ड फोकस एरिया, दैट इज़ API एंड SDK डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अब कुछ बैकएंड डेवलपर्स आते हैं और वो प्रॉपर APIs एंड SDK क्रिएट करते हैं। अब ये APIs का काम क्या है कि यूज़र का रिक्वेस्ट लेके आते हैं और यही रिक्वेस्ट वो आगे पास ऑन करते हैं टू द मॉडल सर्विंग टूल्स जैसे कि VLLM। ठीक है, तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन फ्लो कुछ ऐसा रहता है कि यूज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजा API को, API ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, फिर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया टू VLLM। VLLM के पास फाउंडेशन मॉडल लोडेड है GPU में, तो वहाँ पे इन्फरेंस परफॉर्म हुआ, इन्फरेंस का रिजल्ट VLLM के पास आया, VLLM ने वो रिजल्ट API को दिया, API ने वो रिजल्ट यूज़र को दिखाया। दिस इज़ द एंटायर फ्लो। ठीक है, तो दिस इज़ द थर्ड फोकस एरिया जहाँ पे आप API एंड SDKs डेवलप करते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि ये पूरे सेटअप को आप उठा करके डिप्लॉय कर देते हो। तो जनरल सेटअप ऐसा रहता है कि आपने मान लो अज्योर के ऊपर ये पूरा सेटअप कर रखा है और आप इस पूरी चीज़ के लिए कुबरनेटीज़ यूज़ कर रहे हो। सो आपने क्या किया, आपने दो अलग पॉड्स बना लिए। एक पॉड में आपका API एंड SDK रन कर रहा है, दूसरे पॉड में आपका मॉडल सर्विंग टूल रन कर रहा है। ठीक है, और फिर आप इन दोनों कुबरनेटीज़ क्लस्टर्स को उठा करके ऑनलाइन ले जाते हो, डिप्लॉय कर देते हो। ठीक है, तो दिस इज़ द सेटअप इन डिप्लॉयमेंट। एक बार डिप्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद आपको स्केलेबिलिटी मैनेजमेंट करना पड़ता है। हो सकता है कि सडनली से एक नई कंट्री में आपने अपने मॉडल को रिलीज़ किया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, तो आप क्या करोगे, अपने इस पूरे के पूरे डिप्लॉयमेंट में, कुबरनेटीज़ डिप्लॉयमेंट में स्केलेबिलिटी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करोगे। आप लोड बैलेंसर्स इंप्लीमेंट करोगे, आप ऑटो स्केलिंग इंप्लीमेंट करोगे, जो भी अच्छे प्रैक्टिसेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो, सो दैट आपका सिस्टम इज सुपर स्केलेबल और कभी भी डाउन ना हो। ठीक है, तो ये आ जाता है स्केलेबिलिटी एक एज अ फोकस एरिया। उसके बाद लास्ट होता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। एक बार आपका सिस्टम सही से चलने लग गया, लोड वगैरह सही से हैंडल कर रहा है, इन्फरेंस सही से आ रहा है, तो नेक्स्ट बस आपका एक ही काम है कि आप परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते रहो। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करते हो, आप प्रोमीथियस इंस्टॉल कर लेते हो, आप ग्राफाना इंस्टॉल कर लेते हो, और सारे के सारे सिस्टम सिग्नल्स को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हो कि कभी कोई भी गड़बड़ अगर आपको दिखाई दे तो आप उसको प्रीएम्प्टिवली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो दीज आर द 5-6 फोकस एरियाज ऑफ प्लेटफॉर्म लेयर। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी, गवर्नेंस वगैरह भी है, बट अगेन जैसा मैंने बोला फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो बहुत डेप्थ में मैं नहीं जा रहा। सो गाइज, अब हमें प्लेटफॉर्म लेयर का ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ गया है, इंक्लूडिंग द फोकस एरियाज। अब एक बार लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेटफॉर्म लेयर को इनपुट में क्या चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, और आउटपुट में यहाँ से क्या निकलता है आगे के लेयर्स के लिए। तो अगर हम बात करें डिपेंडेंसीज़ या फिर इनपुट की, तो यहाँ पे आपको ट्रेंड फाउंडेशन मॉडल्स चाहिए होते हैं फाउंडेशन लेयर से। इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है, आपको GPU सर्वर्स चाहिए, नेटवर्क बैंडविड्थ चाहिए, स्टोरेज चाहिए, और बहुत तरह के टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है। जैसा मैंने बोला, कुबरनेटीज़, डॉकर, फास्ट API डेवलप करने के लिए इस तरह की चीज़ों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। अगर बात करें आउटपुट की कि यहाँ से हमें मिलता क्या है, तो यहाँ से हमें 3-4 तरह की चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट हमें मिलते हैं मॉडल APIs एंड SDKs, जो हम यूज़ भी करते हैं एज डेवलपर्स। OpenAI का प्लेटफॉर्म हुआ या फिर Gemini की APIs हुई। वी ऑल्सो गेट टूल्स लाइक ओलामा, जिनकी हेल्प से हम ओपन सोर्स मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मशीन पे। एंड वी गेट सर्विसेज लाइक AWS Bedrock, जहाँ पे हम एंटरप्राइज लेवल पे जा कर के अपना खुद का एक फाउंडेशन मॉडल इंस्टॉल करके अपना खुद का सेटअप पे सारा काम कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो किसी दूसरे के सर्वर पे ना जाए। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन स्टोरी ऑफ प्लेटफॉर्म लेयर। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा डिस्कशन समझ में आ रहा है। सो हमारे GenAI मैप में हमने 3 लेयर्स पढ़ लिए, रिसर्च लेयर, फाउंडेशन लेयर एंड प्लेटफॉर्म लेयर। और अब इस प्लेटफॉर्म लेयर के बाद हमारे पास एक्सेस है हमारे इन फाउंडेशन लेयर मॉडल्स का। वी कैन यूज़ दिस फाउंडेशन मॉडल्स टू बिल्ड एनीथिंग। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट लेयर की तरफ, जिसको मैं बुला रहा हूँ बिल्डर लेयर।
अब बिल्डर लेयर क्या होता है, मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो बिल्डर लेयर वो जगह है जहाँ पे आप इन फाउंडेशन मॉडल्स का इंटेलिजेंस को लेते हो और उनको शेप करते हो और फिर उससे कुछ और बनाने की कोशिश करते हो। मेरी बात समझना, प्लेटफॉर्म लेयर के एंड में हमारे पास फाउंडेशन मॉडल्स का एक्सेस आ गया है। बट अगर आप सोच के देखो तो फाउंडेशन मॉडल्स बहुत सिंपली करते क्या हैं, एलएलएम्स बहुत सिंपली करते क्या हैं, वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इस कैपेबिलिटी को आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। आप इसको चैटबॉट में इंटीग्रेट करके लोगों के साथ बातचीत करवा सकते हो एक एआई की, या फिर आप उसको क्वेश्चन आंसरिंग में यूज़ कर सकते हो, या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो। बहुत तरह के एनएलपी टास्क आप परफॉर्म करवा सकते हो। बट व्हाट इफ़ मुझे एक ऐसा चैटबॉट बनाना है जो मेरे बिहाफ में कोई एक्शन ले पाए, मान लो मेरे लिए मूवी टिकट बुक करके दे दे, तो क्या ये फाउंडेशन मॉडल्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं, इनके पास करेंटली ये कैपेसिटी नहीं है। सिमिलरली व्हाट इफ़ मुझे एक ऐसा चैटबॉट बनाना है जो मेरे कंप्यूटर पे रखे मेरे प्राइवेट डेटा के साथ मेरा चैट करवा दे। अगेन ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो करेंटली हमारे फाउंडेशन मॉडल्स में नहीं है। फाउंडेशन मॉडल्स आपको उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे जो उनके नॉलेज में है, जो उनकी ट्रेनिंग डेटा में था। बट अगर मैं उसको अपने प्राइवेट डेटा के ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगा, ये फाउंडेशन मॉडल्स हमें उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम बिल्डर लेयर में क्या करते हैं कि इन फाउंडेशन मॉडल्स को उठाते हैं और इनमें कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ ऐड करते हैं, और एंड गोल ये होता है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें एआई इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स, बट वो और बहुत सारी चीज़ों को पावर कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली बोलें कि व्हाट इज़ बिल्डर लेयर, तो बिल्डर लेयर इज़ अ प्लेस वेयर इंटेलिजेंस टेक्स शेप इनटू यूजेबल सिस्टम्स। ठीक है, सिस्टम्स जिनका मैंने आपको एग्जांपल दिया। पर्पस क्या है इस लेयर का? टू बिल्ड इंटेलिजेंट वर्कफ्लोज एंड एप्लीकेशंस बाय कंबाइनिंग मॉडल्स, टूल्स एंड लॉजिक। और कौन यहाँ पे काम करता है? यहाँ पे काम करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक नई प्रोफाइल निकल के आई है, जिसको हम एआई इंजीनियर्स बोलते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो एक गिवन फाउंडेशन मॉडल की हेल्प से इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऐप डेवलपर्स, प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर्स एंड सिस्टम आर्किटेक्ट्स भी ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डर लेयर में मेन फोकस एरियाज़ क्या क्या हैं। सो बिल्डर लेयर में जो सबसे पहला फोकस एरिया है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। जब फाउंडेशन मॉडल्स पहली बार लोगों के सामने आए तो लोगों ने ये समझ लिया था कि फाउंडेशन मॉडल्स एलएलएम से इंटरैक्ट करने का जो तरीका है वो है प्रॉम्प्ट्स, और जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट लिखो उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलता है। जैसे अगर आपने प्रॉम्प्ट में लिख दिया कि एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन मिलता है। अगर आप प्रॉम्प्ट लिखने के टाइम पे 2 एग्जांपल्स दे के समझाओ तो हो सकता है कि आपको जो रिज़ल्ट एलएलएम दे वो ज़्यादा क्लियर हो। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने अर्ली फिगर आउट कर ली थी, और दैट इज़ वाई बहुत पहले से ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खुद में एक बहुत पावरफुल चीज़ बन गई इन द फील्ड ऑफ जेन एआई। ठीक है, सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मैंने इसलिए बिल्डर लेयर में रखा है बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से आप अपने फाउंडेशन मॉडल की कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट में आप क्या करते हो कि आप बहुत केयरफुली एक प्रॉम्प्ट लिखते हो और अपने मॉडल को समझाते हो कि उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से टास्क को ब्रेक डाउन करके एग्जीक्यूट करना है। और लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया एम्पेरिकली कि जब भी वो चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग करते हैं तो किसी एलएलएम का जो रीजनिंग कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाता है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग खुद में हैज़ बिकम अ वेरी वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट फील्ड, और ये बिल्डर लेयर में इसलिए इंक्लूडेड है बिकॉज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से आप एक गिवन फाउंडेशन मॉडल का जो आउटपुट है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट फोकस एरिया ऑफ बिल्डर लेयर। बिल्डर लेयर में जो हमारा नेक्स्ट फोकस एरिया है वो है रैग, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपने इस टर्म के बारे में ज़रूर सुना होगा। रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, और रैग को मैंने बिल्डर लेयर में इसलिए रखा है बिकॉज रैग भी एक ऐसा टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप एक गिवन फाउंडेशन मॉडल की कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है। मान लो आपके पास एक प्राइवेट डेटा है और आप उस प्राइवेट डेटा के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करना चाहते हो।
बट अनफॉर्चुनेटली आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से अपने प्राइवेट डेटा के बारे में पूछ नहीं सकते, बिकॉज चैट जीपीटी को कोई आइडिया नहीं है कि आपके प्राइवेट डेटा में क्या है, बिकॉज चैट जीपीटी उस डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं हुआ है। तो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू इज़ आप रैग की हेल्प से अपने प्राइवेट डेटा को अपने फाउंडेशन मॉडल एज इन जीपीटी से कनेक्ट कर सकते हो। और अब आप जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछोगे तो सिंस आपके फाउंडेशन मॉडल के पास आपके प्राइवेट डेटा का एक्सेस है थ्रू अ वेक्टर डेटाबेस, तो फिर आपका एलएलएम, आपका फाउंडेशन मॉडल आपको वो आंसर दे पाएगा। तो दिस इज़ अगेन अ फोकस एरिया जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक गिवन वनीला फाउंडेशन मॉडल को यूज़ करके एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना रहे हो जो आपके प्राइवेट डेटा के ऊपर भी आपको बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स दे रहा है जैसा आपका नॉर्मल फाउंडेशन मॉडल देता है ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट कम्स अंडर बिल्डर लेयर। वन मोर फोकस एरिया इज मेमोरी मैनेजमेंट। सो लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फाउंडेशन मॉडल्स में खुद की मेमोरी होती है, तो व्हाट वुड यू से, येस और नो? सो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके फाउंडेशन मॉडल्स हैं वो स्टेटलेस होते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि आप उनसे जो बात कर रहे हो वो उनको याद नहीं रहता। तो फिर क्या होता है कि जो भी एआई इंजीनियर्स हैं जो उस फाउंडेशन मॉडल को यूज़ करके इंटेलिजेंट सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी तरीके से वो फाउंडेशन मॉडल में मेमोरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें। एक बहुत सिंपल तरीका है मेमोरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने का कि आप अभी तक हमने जितना भी चैट किया है, द ह्यूमन एंड द एआई, वो सारा का सारा कॉन्स्टेंटली भेजते रहो अपने फाउंडेशन मॉडल के पास, सो दैट उसके पास एक कॉन्टेक्स्ट रहे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा हैक है जिससे आप मेमोरी इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट ये सिर्फ एक तरीका है। इसके अलावा और बहुत तरीक़ों से आप मेमोरी का फीचर इंप्लीमेंट कर सकते हो फाउंडेशन मॉडल में। और दो तरह की मेमोरीज़ होती हैं, शायद आपने सुना भी होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। और ये दोनों तरह की मेमोरीज़ आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। बहुत आसानी से तो नहीं, बट आज की डेट में देर आर टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स जिसकी हेल्प से आप एक फाउंडेशन मॉडल को मेमोरी का फीचर दे सकते हो। एंड दैट इज़ वाई आज की डेट में जब आप चैट जीपीटी से जाके बात करते हो तो वो काफ़ी कुछ याद रखता है आपके बारे में, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स जिन लोगों ने चैट जीपीटी को डेवलप किया है उन लोगों ने ये मेमोरी फीचर्स ऐड किए हैं अपने फाउंडेशन मॉडल में। और मेमोरी को बिल्डर लेयर में रखने का रीज़न फिर से वही है कि इट इज़ समथिंग जिसकी हेल्प से हम अपने फाउंडेशन मॉडल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्हांस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट फोकस एरिया है एजेंटिक एआई, और ये टर्म तो शायद पॉसिबल ही नहीं है कि आपने ना सुना हो। पिछले 1 सालों में ये टर्म बहुत बड़ा बज़वर्ड बन गया है और पूरी इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहा है। सो एजेंटिक एआई का बेसिक फंडा ये है कि आप अपने फाउंडेशन मॉडल्स को, एलएलएम्स को यूज़ करके ऐसे सिस्टम्स बनाते हो जो सिर्फ आपके साथ बात ही नहीं करके कुछ काम भी करके आपको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ट्रैवल एजेंट बनाया जो कि नॉट ओनली आपको ट्रैवलिंग के अराउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर रिक्वायर्ड है तो वो बहुत तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता है। जैसे अगर आपने उसको बोल दिया कि अलग अलग होटल के प्राइसेस कंपेयर करो, तो वो बिहाइंड द सीन एक वेब स्क्रैपिंग टूल को यूज़ करके अलग अलग साइट्स को स्क्रैप करके प्राइसेस कंपेयर करके आपको लाके दे सकता है। अगर आपने बोला कि किसी पर्टिकुलर डेट का फ़्लाइट टिकट मुझे कटा के दे दो, तो वो चैटबॉट आपके लिए ये काम भी करके दे सकता है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इसको भी बिल्डर लेयर में रखने का रीजनिंग बिल्कुल सेम है, बिकॉज एजेंटिक एआई समथिंग जिसकी हेल्प से आप वेनिला फाउंडेशन मॉडल्स का जो कोर कैपेबिलिटीज़ है उसको और इन्हांस कर पाते हो। तो ये पूरा का पूरा कहानी जो है वो शुरू हुआ टूल कॉलिंग से, जब ओपन एआई ने फंक्शन कॉलिंग बोल के एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि आपके एलएलएम्स को अगर आप अलग अलग टूल्स या फंक्शंस प्रोवाइड करते हो तो एलएलएम समझ सकता है कि किस तरह के सिचुएशन में कौन से टूल को इन्वोक करना है। फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी तो फिर स्टैंडर्डाइज टूल्स आ गए, एमसीपी का कॉन्सेप्ट आ गया। वहाँ पर फिर लोगों ने रीजनिंग का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग हो गई या सेल्फ रीज़न विथ आस्क हो गया। तो इस तरह के प्रॉम्प्टिंग्स टेक्निक्स जब ऐड कर दी तो फिर सडनली से आपके पास एक फाउंडेशन मॉडल था, उसके पास बहुत सारे टूल्स थे और उसके पास रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ थी। तो इन तीनों चीज़ों को जब मिला दिया जाता है तो फिर आपके पास आता है एक एजेंटिक सिस्टम। एजेंटिक सिस्टम मतलब एक ऑटोनोमस सिस्टम जो नॉट ओनली आपकी बात समझता है बट उसको एग्जीक्यूट करके भी देता है।
तो ये एक बहुत कोर एरिया है और अभी पिछले 1-2 सालों में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है एंड फ्यूचर में भी इट सीम्स कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी ऑलरेडी एजेंटिक सिस्टम्स हैं, हम मल्टी एजेंटिक सिस्टम्स पे आ गए हैं, जहाँ पर होता क्या है कि आप एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल एजेंट्स बना देते हो, वो सारे एजेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक टास्क को अचीव करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एजेंटिक एआई के अंदर आता है और एजेंटिक एआई इज़ वन ऑफ द कोर फोकस एरियाज ऑफ बिल्डर लेयर। लास्टली एक और फोकस एरिया पिछले 1 साल में बहुत फेमस हुआ है और वो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्यों फेमस हुआ है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। सो बेसिक फंडा ये होता है कि आप अपने मॉडल से जो भी बात कर रहे होते हो, जो भी आप प्रॉम्प्ट उसको देते हो, वो आपके मॉडल का कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, दैट इज़ द फील्ड ऑफ विजन जो आपके मॉडल को दिखाई दे रहा है। एजेंटिक एआई के आने के बाद या टूल कॉलिंग के आने के बाद क्या हुआ है कि आप अपने मॉडल को, एलएलएम को मल्टीपल टूल्स या सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हो। मैं चाहूँ तो अपने एलएलएम को गिटहब से कनेक्ट कर सकता हूँ, जीरा से कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं स्लैक से कनेक्ट कर सकता हूँ और वहाँ से मैं इंफॉर्मेशन फेच करके ला सकता हूँ इन माई प्रॉम्प्ट जो मैं अपने एलएलएम को प्रोवाइड करूँगा। तो ये जो मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये मेरे एलएलएम का कॉन्टेक्स्ट बन जाता है और फिर मेरा जो एलएलएम है वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर इन कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे करता है। द प्रॉब्लम इज़ कि देर इज़ अ लिमिट कि आप अपने मॉडल में कितना कॉन्टेक्स्ट फीड कर सकते हो, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट विंडो बोलते हैं। तो अगर आपने बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे नॉलेज सोर्सेज से आपने कनेक्ट कर दिया अपने एलएलएम को, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि बहुत जल्दी वो कॉन्टेक्स्ट विंडो फिल हो जाता है। तो फिर हो सकता है कि आप और कुछ एडिशनल वहाँ पे डालो तो आपको सही सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स ना मिले। तो ये एक नया फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग निकल के आ रहा है साथ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं, जो एआई इंजीनियर्स हैं, इनका पूरा फोकस होता है कॉन्स्टेंटली इस बात के ऊपर ध्यान रखने का कि आप अपने मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में क्या भेज रहे हो। सो मान लो आप कर्सर जैसा टूल यूज़ कर रहे हो और आपने उसको गिटहब के साथ कनेक्ट कर रखा है, जीरा के साथ कनेक्ट कर रखा है, आपने उसको अपने ड्राइव अकाउंट के साथ कनेक्ट कर रखा है, आपने उसको स्लैक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर रखा है। तो अगर आप अभी इस पॉइंट पे प्रॉपर कोडिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या होगा कि आप बाकी के सारे टूल्स का कॉन्टेक्स्ट हटा दोगे, सिर्फ गिटहब वाले टूल का कॉन्टेक्स्ट रखोगे, बिकॉज कोडिंग करने के लिए वो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपको ये देखना है कि आपके टीममेट्स क्या डिस्कशन कर रहे हैं स्लैक पे, तो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या होगा कि गिटहब का कॉन्टेक्स्ट हटा दिया जाएगा आपके कॉन्टेक्स्ट विंडो से और सिर्फ स्लैक का कॉन्टेक्स्ट रखा जाएगा। तो ये रियल टाइम में जो स्विचिंग होता रहता है कॉन्टेक्स्ट का, दिस इज़ व्हाट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज़। और ये भी एक बहुत कोर फोकस एरिया है बिल्डर लेयर में, बिकॉज इसकी हेल्प से आप अपने मॉडल की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस कर रहे हो कि वो एक साथ कितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट कंज्यूम कर सकता है। तो दिस इज़ अगेन समथिंग जो गोइंग फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है अलॉन्ग साइड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो दीज आर द 5 मेन फोकस एरियाज ऑफ बिल्डर लेयर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी तक समझ में आई। सो हमने बिल्डर लेयर के फोकस एरियाज को डिस्कस कर लिए। अब लास्ट में हम 2 चीज़ें और डिस्कस करेंगे। पहला, बिल्डर लेयर को अपना काम करने के लिए क्या क्या डिपेंडेंसीज़ या फिर इनपुट चाहिए। सेकंड, बिल्डर लेयर आउटपुट क्या देता है आगे के लेयर्स के लिए। पहले बात करते हैं डिपेंडेंसीज़ के बारे में। तो सबसे पहली जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ऑब्वियस है। आपने जितने भी ये फोकस एरियाज डिस्कस किए, रैग, एजेंटिक एआई, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ये सब कुछ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक फाउंडेशन मॉडल का एक्सेस होना चाहिए। और वो फाउंडेशन मॉडल का एक्सेस आपको मिलता कहाँ से है? प्लेटफॉर्म लेयर से। ठीक है, तो फर्स्ट डिपेंडेंसी है यू नीड अ मॉडल फ्रॉम प्लेटफॉर्म लेयर। सेकेंड डिपेंडेंसी है कि यू ऑल्सो नीड इनपुट्स फ्रॉम रिसर्च लेयर। ठीक है, सो देर इज़ ऑल्सो दिस डिपेंडेंसी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मतलब समझ नहीं आ रहा है, बिल्डर को रिसर्च की ज़रूरत क्यों है? सो एक्चुअली है क्या कि ये जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने अभी आपको बताए, रैग का कॉन्सेप्ट हुआ, टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हुआ, ये सब एक्चुअली डेवलप हुए हैं रिसर्च लेयर में और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बिल्डर लेयर में। जैसे कि ये एक रिसर्च पेपर है, टूल फॉर्मर, लैंग्वेज मॉडल्स कैन टीच देमसेल्व्स टू यूज़ टूल्स। इस पेपर में बताया गया था कि कैसे एलएलएम्स को हम टूल्स को यूज़ करना सिखा सकते हैं। ये पेपर है रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन के ऊपर, जो 2020 में आया था। तो अगेन ये काम रिसर्च लेयर में हो चुका है। सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के ऊपर एक पेपर आया है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉट ओनली आपको
प्लेटफॉर्म लेयर से एक फाउंडेशन मॉडल चाहिए, बट आपको कुछ आइडियाज़ भी चाहिए कि उन फाउंडेशन मॉडल्स को आप कैसे और इन्हांस कर सकते हो, कैसे उसमें और कैपेबिलिटीज़ ऐड कर सकते हो। और ये जो आइडियाज़ हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, ये रिसर्च लेयर से आ रहे हैं। तो आपका बिल्डर लेयर एक्चुअली दो चीज़ों से कनेक्टेड है, प्लेटफॉर्म लेयर से एंड रिसर्च लेयर से, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे डेटा एंड कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज चाहिए। रैग सिस्टम बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको अपना प्राइवेट डेटा सोर्स चाहिए, वेक्टर डेटा बेसिस चाहिए। अगर आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यू नीड मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट सोर्सेज, ठीक है। तो यू गेट द पॉइंट, वो भी एक डिपेंडेंसी है। एंड लास्टली यू नीड सम काइंड ऑफ कंप्यूट एंड रन टाइम। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आप किसी ना किसी मशीन, कंप्यूटर या क्लाउड प्लेटफॉर्म पे करोगे, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस पर्टिकुलर लेयर से आउटपुट क्या निकलता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। बिल्डर लेयर में आप AI सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाते हो। द गोल इज़ नॉट टू बिल्ड AI सॉफ्टवेयर हेयर, द गोल इज़ टू समहाउ इन्हांस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ फाउंडेशन मॉडल। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें एज आउटपुट मिलती हैं। फर्स्ट, आइडियाज़ एंड टेक्निक्स। रैग इज़ एन आइडिया, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज़ एन आइडिया। तो उसके अराउंड आप जो भी हैकिंग कर रहे हो, जो भी सिस्टम्स बिल्ड कर रहे हो, जो भी ऑर्केस्ट्रेशन कर रहे हो, वो टेक्निक्स यहाँ से निकल के आती हैं। एंड सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट, इस लेयर से आपको आउटपुट में लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स एंड SDKs मिलते हैं। सो दिस इज़ द लेयर जहाँ पे LangChain क्रिएट हुआ। वो LangChain के क्रिएटर ने देखा कि यार फाउंडेशन मॉडल्स को यूज़ करके रैग बनाना है, तो ये ज़रूरत सबको है। व्हाट इफ़ मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी बना दूँ जो बाकी लोग आसानी से यूज़ कर पाएँ। यहीं पे एजेंटिक AI के फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। LangGraph यहीं पे लाई करता है, क्रियो AI यहीं पे लाई करता है, ऑटोजेन यहीं पे लाई करता है। तो यू अंडरस्टैंड द आइडिया कि बिल्डर लेयर में आप AI सॉफ्टवेयर्स नहीं बना रहे, आप लाइब्रेरीज एंड SDKs बना रहे हैं, फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं जो आगे के लेयर्स को मिलती है। और आगे के लेयर्स में लोग इन लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके अपने AI सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करते हैं। आई रियली होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। सो अभी तक का हमारा पूरा फ्लो कुछ इस तरीके से है। रिसर्च लेयर में हमने रिसर्च किया, उस रिसर्च के ऊपर फाउंडेशन लेयर में हमने फाउंडेशन मॉडल को ट्रेन किया, उस फाउंडेशन मॉडल को उठा के हम ऑनलाइन ले गए प्लेटफॉर्म लेयर में, और जैसे ही हमें वो फाउंडेशन मॉडल मिल गया, एक्सेस उसका मिल गया, तो हमने बिल्डर लेयर में बहुत तरह के इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ दैट फाउंडेशन मॉडल, ठीक है। और बिल्डर लेयर से हमें मिले बहुत सारे पावरफुल लाइब्रेरीज जिनको यूज़ करके अब डेवलपर्स अक्रॉस द ग्लोब इंटेलिजेंट AI सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। तो आई रियली होप आपको ये पूरा फ्लो जो है अभी तक का वो अच्छे से समझ में आ रहा है। सो गाइज, अब हम अपने मैप ऑफ जेन AI में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 4 लेयर्स को डिस्कस किया, रिसर्च, फाउंडेशन, प्लेटफॉर्म एंड बिल्डर लेयर्स। और इस पॉइंट पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमारे पास प्लेटफॉर्म लेयर से फाउंडेशन मॉडल्स का एक्सेस है, और हमारे पास बिल्डर लेयर से लाइब्रेरीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना सकते हैं। तो अब आता है अगला लेयर जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर, और शायद आपको नाम से काम भी समझ में आ रहा होगा। एप्लीकेशन लेयर ही वो लेयर है जहाँ पे फाइनली आप जा करके AI सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ वेयर AI कैपेबिलिटीज़ आर पैकेज्ड इनटू एंड यूज़र प्रोडक्ट्स। पर्पज़ क्या है? टू बिल्ड AI नेटिव एंड AI इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर फॉर द यूज़र्स। अब यहाँ पर आपको दो नए टर्म्स देखने को मिलेंगे। पहला, AI नेटिव सॉफ्टवेयर क्या होता है, दूसरा AI इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये डिस्टिंक्शन आपको पता होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन लेयर को अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं AI नेटिव सॉफ्टवेयर्स की। तो AI नेटिव सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बनाया ही गया है AI के लिए। मतलब उस सॉफ्टवेयर में जो सबसे मेन USP है वो AI है। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ChatGPT खुद है। सोच के देखो, ChatGPT इज़ वन सच सॉफ्टवेयर जिसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है वो उसका AI है, राइट। अगर AI नहीं होता तो ChatGPT शायद बनता भी नहीं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कर्सर IDE, जहाँ पर आप क्या करते हो, AI की हेल्प से कोडिंग करते हो। तो अगेन वहाँ पे जो मेन सेलिंग पॉइंट है प्रोडक्ट का वो अगेन AI है। सिमिलरली परप्लेक्सिटी हुआ, कॉमेट ब्राउज़र हुआ, ये जितने भी आजकल के नए टूल्स हैं ये सब के सब AI नेटिव सॉफ्टवेयर्स हैं, बिकॉज इन सॉफ्टवेयर्स में जो मेन प्रोपोजिशन है वो AI है, जो कोर फीचर है वो AI है, ठीक है। तो आई रियली होप आपको AI नेटिव सॉफ्टवेयर्स के बारे में समझ में आ गया।
अब बात करते हैं एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, उनका मेन यूएसपी या फिर जो फीचर है वो कुछ और है, बट अब एआई जेन एआई के आने के बाद से आप उसमें एआई इंटीग्रेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ऑफिस 365 एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, ऑफिस, पीपीटी, एक्सेल, राइट। बट एआई के आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि उसमें एआई के फीचर्स इंटीग्रेट किए हैं, को पायलट इंटीग्रेट किया है, सो दैट आप उन्हीं टूल्स को थोड़ा और बेटर तरीके से यूज़ कर पाओ। एक और एग्जांपल है कैनवा। सो कैनवा इज़ अ डिज़ाइन टूल, बट अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कैनवा एआई आ गया, विच इज़ बेसिकली एन इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू अ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। सिमिलरली आपका अडोबी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें फायरफ्लाई करके एक नया इंटीग्रेशन आया है, जेनरेटिव फिल बोल करके एक नया इंटीग्रेशन आया है, गूगल के सॉफ्टवेयर्स में एआई का इंटीग्रेशन हो गया है। तो यू गेट द आइडिया। एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, उनका मेन पर्पस कुछ और है, बट आप उसमें एआई को इंटीग्रेट करते हो सो दैट उसका जो एफिशिएंसी है वो और इम्प्रूव हो जाए उस सॉफ्टवेयर का, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर में आप क्या करते हो, आप इन दोनों तरह के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करते हो। आप एआई नेटिव सॉफ्टवेयर्स भी यहीं पे बनाते हो और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स में एआई फीचर्स भी आप यहीं पे इंटीग्रेट करते हो। तो आई रियली होप आपको ये पर्पस समझ में आ गया। लेट्स क्विकली डिस्कस यहाँ पे काम कौन लोग करते हैं। सो अगेन यहाँ पे एआई इंजीनियर्स काम करते हैं, फुल स्टैक डेवलपर्स भी यहाँ पे काम करते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स भी यहाँ पे काम करते हैं, बिकॉज इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में आपको यूआई बहुत अच्छा बनाना पड़ता है। एंड लास्टली प्रोडक्ट मैनेजर्स ऑल्सो, टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का रिक्वायरमेंट है, कैसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में एआई को इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि यूज़र ओवरवेल्म ना हो। तो इस तरह की डिसीजन मेकिंग प्रोडक्ट मैनेजर्स करते हैं। तो आई रियली होप आपको अभी तक एप्लीकेशन लेयर का वॉट एंड वाई समझ में आ गया। अब लेट्स क्विकली डिस्कस द मेन फोकस एरियाज ऑफ एप्लीकेशन लेयर। सो एप्लीकेशन लेयर में सबसे पहला और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया होता है प्रोडक्टाइजेशन। प्रोडक्टाइजेशन का सिंपल मतलब है कि आप एक रॉ एआई मॉडल और कुछ लाइब्रेरीज़ की हेल्प से एक फुली फंक्शनल एआई प्रोडक्ट डेवलप करते हो जो रियल वर्ल्ड यूज़र्स यूज़ करते हैं। अब ये है तो एक सिंगल टर्म, बट इसके अंदर आती बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद सोच के देखो, अगर आपको एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको कितने कंसिड्रेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिस्टम डिज़ाइन प्लान करना पड़ेगा कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करोगे। अगर आप एक एजेंटिक एआई चैटबॉट बना रहे हो तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपका मॉडल कितने तरह के टूल्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। अगर आप उसमें रैग का फीचर ऐड कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन से डेटा सोर्सेज, कौन से वेक्टर स्टोर से कनेक्ट कर रहे हो अपने सिस्टम को। इसके अलावा आपको यूआई के ऊपर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। यू गेट माई पॉइंट कि सबसे पहले प्रोडक्टाइजेशन में जो चीज़ आती है वो है सिस्टम डिज़ाइन। यू प्लान द ब्लूप्रिंट ऑफ योर एआई सॉफ्टवेयर। उसके बाद आता है बैक एंड डेवलपमेंट। लेट्स से आप प्लान कर रहे हो कि आपका जो चैटबॉट है वो एक एंड्रॉयड ऐप के फॉर्म में लॉन्च होगा, तो बिहाइंड द सीन्स उसको पावर करने के लिए यू नीड सम एपीआईज। सिमिलरली अगर आप टूल्स यूज़ कर रहे हो तो टूल्स को आपको अगर कनेक्ट करना है अपने मॉडल के साथ तो वहाँ पे भी आपको कुछ बैक एंड कोड लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे यूआई यूएक्स भी बहुत मैटर करता है। एक एआई चैटबॉट है जो एजेंटिक है, मतलब वो सिर्फ यूज़र से बात ही नहीं करेगा, बिहाइंड द सीन्स कुछ काम भी परफॉर्म करके देगा। तो हाउ वुड यू शो दिस इन द यूज़र इंटरफेस कि अब चैटिंग हो रही है, अब बिहाइंड द सीन यूज़र आपके चैटबॉट आपके लिए टिकट बुक कर रहा है, तो ये यूआई पे क्लियरली कैसे लेके आओगे। इसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर काफ़ी काम होता है। आप अलग अलग टाइप के रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स यूज़ करोगे तो उनकी वर्जनिंग कैसे होगी, उनको स्टोर कहाँ पे करोगे, ये सारा का सारा कंसिड्रेशन मिल के आप फाइनली एक एआई सॉफ्टवेयर बनाते हो। तो द मेन फोकस एरिया ऑफ एप्लीकेशन लेयर इज़ प्रोडक्टाइजेशन, हाउ टू कन्वर्ट raw AI capabilities and these libraries into a proper functioning AI product. This is the main concern of this particular focus area. एप्लीकेशन लेयर का नेक्स्ट फोकस एरिया है सेफ्टी एंड अलाइनमेंट। अब आप सोचोगे कि हमें यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर में सॉफ्टवेयर बनाते टाइम अलाइनमेंट करने की ज़रूरत क्यों है। हम जो एआई मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी अलाइंड है, राइट। वो कभी भी हार्मफुल कंटेंट तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, तो फिर यहाँ पे सेफ्टी एंड अलाइनमेंट की क्या ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो मान लो आप एक कंपनी के लिए रैग चैटबॉट बना रहे हो और आपका ये रैग चैटबॉट आपकी कंपनी के डेटाबेस से कनेक्टेड है, विच मीन्स कि उस चैटबॉट के पास आपके कंपनी के
एम्प्लॉयज़ का सारा डेटा है, पर्सनल डेटा भी है। पर्सनल डेटा इन द सेंस कि कॉन्टैक्ट वगैरह का इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ रहते हैं, उनका बर्थडे क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा एम्प्लॉय किसी और एम्प्लॉय का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इस चैटबॉट से मांग ले, आपका चैटबॉट ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर भी दे, क्योंकि ऐसा बहुत हार्मफुल नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। लाइक दिस इज़ नॉट वायलेंट और अगेंस्ट ह्यूमंस, इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिस इज़ जस्ट प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ सम अदर ह्यूमन बीइंग। तो सिंस हमने अलाइन नहीं किया है हमारे मॉडल को एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लेवल पे, तो हमारा चैटबॉट ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। अब दिस इज़ वेयर यू हैव टू प्रोवाइड गार्ड रेल्स इनटू योर एआई सॉफ्टवेयर कि आपको इस तरह का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करना है। सो वंस यू अप्लाई दिस गार्ड रेल, तो आगे से इस रैग चैटबॉट से कोई भी एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फेच नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ वन एग्जांपल विच प्रूव्स कि आपको अलाइनमेंट नॉट ओनली फाउंडेशन लेयर वाले लेवल पे चाहिए, बट आपको अलाइनमेंट एप्लीकेशन बिल्डिंग के टाइम पे भी चाहिए होती है, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई सेफ्टी एंड अलाइनमेंट इज़ वन ऑफ द कोर फोकस एरियाज ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का नेक्स्ट फोकस एरिया है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल मतलब है कि आप जो एआई सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो फास्ट काम करे, कम खर्चे पे काम करे और एट स्केल सही से काम करे। ये करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको एक दो एग्जांपल से समझाता हूँ कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्यों मैटर करता है। सो मान लो आपने अगेन अपनी कंपनी के लिए एक रैग चैटबॉट बनाया है जहाँ पे आपकी कंपनी के लोग उससे बात कर सकते हैं। नॉट ओनली वो रैग चैटबॉट है, उसके पास कुछ एजेंटिक कैपेबिलिटीज़ भी हैं, उसको कुछ टूल्स हमने प्रोवाइड किए हैं, तो वो उन टूल्स को यूज़ कर सकता है। और अभी हमने क्या किया है कि इस चैटबॉट को डेवलप करते टाइम सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ की है, विच बेसिकली मीन्स कि हमारा चैटबॉट टास्क को सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। अब मान लो आपका एक एम्प्लॉय आया और उसका होम टाउन है हैदराबाद और वो प्लान कर रहा है हैदराबाद जाने का, और उसने ये क्वेश्चन पूछा चैटबॉट से कि मेरी कितनी लीव्स बची हुई हैं इस मंथ में और हैदराबाद का वेदर क्या है। ये दोनों चीज़ें उसने एक क्वेश्चन में पूछा। तो अब बिहाइंड द सीन्स क्या होगा कि आप पहले एक टूल की हेल्प से डेटाबेस में जाके पता करोगे कि इस एम्प्लॉय की कितनी लीव्स बची हुई हैं। एक बार ये काम जब हो जाएगा तो फिर आप एक दूसरे टूल को ट्रिगर करोगे टू फाइंड आउट द वेदर इन हैदराबाद, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नाउ व्हाट इफ़ मैं अपने चैटबॉट को असिंक्रोनस तरीके से डेवलप करूं, तो जैसे ही मेरा यूज़र ये पर्टिकुलर क्वेरी भेजेगा तो ये दोनों टूल्स पैरेलली ट्रिगर होंगे और मुझे आधे टाइम में रिस्पॉन्स मिल जाएगा एज अ यूज़र। तो ये एक तरह का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है। वन मोर एग्जांपल कुड बी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे बार बार पूछे जाएंगे, मतलब एआई चैटबॉट से बार बार पूछे जाएंगे। लीव पॉलिसी क्या है, नोटिस पीरियड पॉलिसी क्या है, मैटरनिटी लीव का क्या फंडा है, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आपकी कंपनी में पूछे जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे कि आप एक कैश क्रिएट कर दोगे, रेडिस डेटाबेस से कनेक्ट कर दोगे और जो टॉप 50 क्वेरीज़ हैं उनके आंसर पहले से वहाँ पे स्टोर कर दोगे। तो अब जैसे ही कोई यूज़र ये क्वेश्चन पूछेगा तो रादर दैन सेंडिंग दैट क्वेश्चन टू द फाउंडेशन मॉडल, आप सिंपली रेडिस से वो डेटा निकाल करके यूज़र को दिखा दोगे, ऑटोमेटिकली आपका रिप्लाई फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो सो दैट आपका जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा फास्ट, कम खर्चे पे और रिलायबल तरीके से काम करे एट स्केल। सो दीज आर द मेन फोकस एरियाज ऑफ एप्लीकेशन लेयर। अब एक बार क्विकली डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का आउटपुट क्या होता है जो आगे के लेयर्स को मिलता है। और यहाँ पे आउटपुट बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन लेयर का आउटपुट होता है प्रोडक्शन रेडी एआई प्रोडक्ट्स, बोथ एआई नेटिव प्रोडक्ट्स एंड एआई इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स। और ये दोनों चीज़ें आगे जाती हैं नेक्स्ट लेयर में, विच इज़ द ऑपरेशन लेयर। अब ऑपरेशन लेयर को डिस्कस करने के पहले एक बार अभी तक का रिवीजन ले लेते हैं कि हमने इस मैप ऑफ जेन एआई में क्या क्या कवर किया हर लेयर पे। हमारी स्टोरी की शुरुआत हुई रिसर्च लेयर में, जहाँ पे हमने एक नया मॉडल आर्किटेक्चर इन्वेंट किया ट्रांसफॉर्मर के नाम से। फिर फाउंडेशन लेयर में हमने उस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर एक जायंट फाउंडेशन मॉडल को ट्रेन किया। प्लेटफॉर्म लेयर में हमने उस जायंट फाउंडेशन मॉडल को उठाया और उसको ऑनलाइन ले गए लोगों तक। फिर बिल्डर लेयर में लोगों ने हमारे फाउंडेशन मॉडल को उठाया और उसमें कुछ और कैपेबिलिटीज़ ऐड की,
सच एज एजेंटिक एआई, रैग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद बिल्डर लेयर से हमें मिली कुछ लाइब्रेरीज सच एज लैंगचेन, क्रियो एआई, लैंग्राफ। फिर हम पहुँचे एप्लीकेशन लेयर में, जहाँ पे एक्चुअल डेवलपर्स ने इन फाउंडेशन मॉडल्स को उठाया और इन लाइब्रेरीज को उठाया और इन दोनों को मर्ज करके उन्होंने दो तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए, AI नेटिव सॉफ्टवेयर्स लाइक चैट जीपीटी एंड AI इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स लाइक कैनवा AI। और अब एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारे पास एक्चुअल AI सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिप्लॉय होने के लिए रेडी हैं। सो ऑपरेशन लेयर में फंडा बहुत सिंपल है कि आपके पास एक डिप्लॉयबल AI सॉफ्टवेयर है और आपको उसको डिप्लॉय करना है और साथ ही साथ उसको रिलायबली रन करना है। ठीक है, तो यही दो मेन पर्पस होते हैं ऑपरेशन लेयर के। आपको AI सॉफ्टवेयर जो मिला है पिछले वाले लेयर से उसको उठा के डिप्लॉय करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो रिलायबली फॉर एवर रन करता रहे, इवन एट स्केल। करोड़ों यूज़र्स भी अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट ऑपरेशन लेयर इज़। This is where AI systems are deployed, monitored and managed in production. यही होता है ऑपरेशन लेयर। पर्पस की अगर बात करें तो पर्पस है टू कीप AI systems stable, scalable and continuously improving in real world uses. So नॉट ओनली हम उसको स्टेबल तरीके से रन कर रहे हैं और स्केल कर रहे हैं, बट हम उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव भी कर रहे हैं बिकॉज हमें फीडबैक सिग्नल्स मिल रहे हैं यूज़र की तरफ से। तो उन फीडबैक सिग्नल्स को पकड़ करके हम कॉन्स्टेंटली अपने AI सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पर्पस। कौन यहाँ पे काम करता है? सो ये काइंड ऑफ आपका MLOps का डोमेन आ गया। अगर आप इसको कंपेयर करो विथ अ मशीन लर्निंग सिस्टम और डीप लर्निंग सिस्टम, तो आपने एसेंशली एक मॉडल बिल्ड किया है, मॉडल के अराउंड एक वेबसाइट बिल्ड की है और उसको अब आपने डिप्लॉय कर दिया और आप उसको सीमलेसली रन करना चाहते हो। तो दिस इज़ वेयर MLOps कम्स इनटू द पिक्चर। तो इस लेयर में जो सबसे ज़्यादा काम रहता है वो MLOps इंजीनियर्स का रहता है। कभी कभी DevOps वाले लोगों को भी लिया जाता है। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स भी यहाँ पे काम करते हैं। ऑब्वियसली क्लाउड आर्किटेक्ट्स काम करते हैं बिकॉज पूरा का पूरा जो डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग, ये सारा काम हो रहा है ये क्लाउड के ऊपर हो रहा है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी काम करते हैं बिकॉज आपको चाहिए है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से काम करे, कोई आपके सॉफ्टवेयर को हार्म ना पहुंचा पाए। तो उसके लिए यू ऑल्सो नीड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। ठीक है, सो ये हो गया वॉट एंड हाउ ऑफ ऑपरेशन लेयर। नाउ लेट्स डिस्कस द फोकस एरियाज। सो ऑपरेशन लेयर में जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस एरिया है वो है डिप्लॉयमेंट का। ऑब्वियसली एप्लीकेशन लेयर से हमें एक बना बनाया एप्लीकेशन मिल गया है। अब हमारा जो पहला काम होता है ऑपरेशन लेयर में वो होता है कि हम उस एप्लीकेशन को सही से डिप्लॉय करें सो दैट वो यूज़र्स तक पहुंच पाए। अब डिप्लॉयमेंट खुद में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है और इसमें बहुत तरह की चीज़ें की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट यू आर डिप्लॉइंग। ठीक है, AI नेटिव एप्लीकेशन है तो अलग तरीके से डिप्लॉय होगा, AI इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है तो अलग तरीके से डिप्लॉय होगा। तो यहाँ पर हम एक जनरल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन करते हैं। मान लो हम एक चैटबॉट बना रहे हैं और उस चैटबॉट का जो बैकएंड है, उसका जो सारा इंटेलिजेंस है वो हम OpenAI के APIs के थ्रू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम GPT मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स और फ्रंट एंड में हमने पूरा का पूरा चैटबॉट बना रखा है। अब हमें इस चैटबॉट को डिप्लॉय करना है, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी वो मैं आपको एक बार रफली बताता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट यू नीड टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू डिप्लॉय दैट चैटबॉट। सबसे पहली चीज़ होती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बाद दैट यू पैकेज योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बहुत आसानी से डॉकर को यूज़ करके उसको कंटेनराइज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। उसके बाद अगली चीज़ है कि आपको अपना क्लाउड इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। आप एक क्लाउड प्रोवाइडर चूज़ करोगे, मान लो हमने अज्योर किया, तो वहाँ पे आप अपना पूरा का पूरा सेटअप रेडी रखोगे। फॉर दिस एग्जांपल लेट्स से कि हम कुबरनेटीज़ को यूज़ कर रहे हैं टू डिप्लॉय आवर चैटबॉट। ठीक है, तो वी आर यूजिंग अज्योर का AKS प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वहाँ पे हमने अपने पॉड्स स्टार्ट कर दिए। पॉड स्टार्ट करने के प्रोसेस में जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं वो सब कुछ हमने किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, CI/CD के थ्रू अपने कंटेनर को पुश कर देते हैं टू द AKS सर्विस
और उसके बाद यू ऑल्सो डिसाइड अ रिलीज स्ट्रैटेजी, आप कौन सा डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे वो भी बहुत मैटर करता है। कैनरी डिप्लॉयमेंट यूज़ कर रहे हो, ब्लू ग्रीन कर रहे हो, या फिर रोलिंग डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद आपको वर्जनिंग एंड रोल बैक भी फिगर आउट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो करंट वर्जन आपने डिप्लॉय किया उसका परफॉर्मेंस पिछले वाले से भी ज़्यादा ख़राब है, तो देयर शुड बी अ रोल बैक स्ट्रैटेजी कि झट से आप V2 से वापस V1 पे आ जाओ। एंड लास्टली यू हैव टू ऑल्सो हैंडल स्केलिंग एंड लोड मैनेजमेंट। तो इसके लिए आप क्या करते हो, you auto scale your pods। यहाँ पे it's not necessary to use GPU pods, मतलब it depends, बट आप अपने pods को ऑटो स्केल करते हो और लोड बैलेंसर्स वगैरह इंप्लीमेंट करते हो। तो ये पूरी चीज़ जो है, पैकेजिंग, इन्वायरमेंट सेटअप, डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी, वर्जनिंग, रोल बैक एंड फाइनली स्केलिंग एंड लोड मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रॉपरली डिप्लॉय योर चैटबॉट और AI सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरी डेंस फील्ड। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, जब आप खुद से अपने प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय करोगे तब आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। फ़िलहाल अगर किसी ने ML Ops की पढ़ाई की है तो उसको ये सब थोड़ा रिलेटेबल लग रहा होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर, बट दिस इज़ लाइक फॉर LLMs इंस्टेड ऑफ DL एंड ML मॉडल्स। ऑपरेशन लेयर में जो नेक्स्ट फोकस एरिया है वो है लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। सो एक बार जब आप अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर लेते हो तो वहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पे इनफैक्ट आपका काम शुरू होता है। आपका नेक्स्ट गोल होता है कि जो आपका डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर है वो हमेशा सही से चलता रहे। ठीक है, तो वहाँ पे द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ यू डू लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। हालांकि ये दो अलग चीज़ें हैं, बट उनको साथ में पढ़ने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार डिस्कस करते हैं कि लॉगिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होता है, दोनों कैसे रिलेटेड हैं और दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं। सो पहले बात करते हैं लॉगिंग की। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है दैट लॉगिंग इज़ द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डिटेल्ड इवेंट लेवल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंड इनसाइड योर सिस्टम फॉर डायग्नोसिस, ऑडिटिंग एंड डिबगिंग। ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में लॉगिंग का फंडा होता है व्हाट हैज़ हैपेंड टू योर सिस्टम। कभी आगे चल के कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपके पास पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लॉग्ड रहता है आपके सिस्टम पे, सो दैट आप उसको ऑडिट कर पाओ। ठीक है, तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे ऑन द टॉपिक ऑफ लैंगस्मिथ, विच इज़ अ टूल जिसकी हेल्प से आप लॉगिंग एंड ट्रेसिंग परफॉर्म करते हो। तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे अगर आपके पास एक चैटबॉट है तो आप उस चैटबॉट के ऊपर हुए हर इंटरैक्शन को स्टोर कर सकते हो, लॉग कर सकते हो। ठीक है, और वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और लॉगिंग में आप हर चीज़ को लॉग करते हो, यूज़र ने क्या प्रॉम्प्ट डाला, AI मॉडल ने क्या रिप्लाई दिया, किस टाइम पे ये पूरी चीज़ हुई, कितने टोकन्स निकले, लेटेंसी कितनी थी, किस टाइप का मैसेज था, ये सब कुछ आप लॉग करते हो। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज डिफ़ाइन कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें आप लॉग करते हो। आप यूज़र इंटरैक्शन पूरा का पूरा लॉग करते हो, यूज़र का ID, उसने क्या प्रॉम्प्ट डाला, कौन सा मॉडल यूज़ किया, किस टाइम पे किया, मॉडल का सारा लॉग करते हो। इनपुट में क्या टोकन मिला, आउटपुट में क्या टोकन था, लेटेंसी क्या था, रिस्पॉन्स लेंथ कितना था, सिस्टम के सारे लॉग्स आप ट्रेस करते हो। API रिक्वेस्ट रिसीव्ड, डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूटेड, GPU लोडेड, एरर कुछ आया तो आप उसको पूरा लॉग करते हो, सिक्योरिटी रिलेटेड आप सब कुछ लॉग करते हो। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि आप इंटरैक्शंस को कंप्लीटली ट्रेस करते हो, सो दैट फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम वापस आके उस डेटा के ऊपर ऑडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लॉगिंग का सिंपल मतलब यही है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉनिटरिंग की, विच इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट प्रोसेस बट इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मॉनिटरिंग का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग मेट्रिक्स एंड सिस्टम हेल्थ ओवर टाइम, डिटेक्टिंग एनॉमलीज एंड ट्रिगर अलर्ट्स व्हेन थ्रेशोल्ड्स आर ब्रीच। तो जैसे लॉगिंग होता है व्हाट हैज़ हैपेंड, वैसे ही मॉनिटरिंग होता है व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, लॉगिंग पास्ट से रिलेटेड होता है और आपका मॉनिटरिंग प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। तो आप क्या करते हो, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं उनको आप ट्रैक करते हो। लास्ट 5 मिनट में उन मेट्रिक्स का क्या हाल है, लास्ट 1 घंटे में उनका क्या हाल था, और लास्ट 24 घंटे में उनका क्या हाल है। और कभी अगर कोई थ्रेशोल्ड ब्रीच होता है तो फिर आप एक अलर्ट जनरेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप ट्रैक करते हो, आप सिस्टम मेट्रिक्स ट्रैक करते हो, CPU का कितना यूटिलाइजेशन है, GPU का कितना यूटिलाइजेशन है, डिस्क IO का कितना यूटिलाइजेशन है, नेटवर्क लेटेंसी कितना है। फिर सिंस आप
एआई सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो तो आप मॉडल की मेट्रिक्स को ट्रैक करते हो, जैसे कि टोकन पर सेकंड कितना आ रहा है, एवरेज लेटेंसी कितना है, रिस्पॉन्स सक्सेस रेट कितना है। आप एप्लीकेशन लेवल पे भी मेट्रिक्स को ट्रैक करते हो कि कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं आपको पर सेकंड, एरर्स कितने आ रहे हैं। यूज़र की मेट्रिक्स को ट्रैक करते हो कि कितने एक्टिव सेशंस हुए, रिटेंशन कैसा है, बाउंस रेट कितना है। कॉस्ट के मेट्रिक्स को ट्रैक करते हो कि आप कितना खर्च कर रहे हो पर यूज़र पर सेशन। आप बिज़नेस की केपीआईज़ को भी ट्रैक करते हो, चैट सक्सेस रेट, सेटिस्फैक्शन कैसा है, यूसेज ग्रोथ कितना है। तो ये सब कुछ को आप ट्रैक करते हो इन अ डैशबोर्ड, ठीक है। और ये डैशबोर्ड में अगर कुछ भी कभी भी किसी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो आपके पास अलर्टिंग सिस्टम्स होते हैं, वो सीधे आपको अलर्ट करते हैं। जैसे स्लैक के साथ आपने कनेक्ट कर रखा है या फिर मेल के साथ आपने कनेक्ट कर रखा है, तो आपको झट से तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर मेट्रिक अपने थ्रेशोल्ड से ऊपर अभी ऑपरेट कर रहा है, तो आप प्लीज़ आकर के इसको फिगर आउट करो, ठीक है। तो यही मेन डिफरेंस है। अगर इसको थोड़ा और फॉर्मली हम लोग पढ़ें तो पर्पज़ लॉगिंग का है कि पता करना व्हाट हैज़ हैपेंड, सो दैट फ्यूचर में जाके हम उसको ऑडिट कर पाएँ। मॉनिटरिंग है टू ऑब्जर्व व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। नेचर क्या है लॉगिंग का, इट इज़ वेरी डिटेल्ड, आप इवेंट लेवल पे हर चीज़ को ट्रैक करते हो। वेर एज मॉनिटरिंग आप थोड़ा एग्रीगेटेड लेवल पे करते हो कि पिछले 5 मिनट में समरी बताओ कि अभी सी पी यू यूटिलाइजेशन कितना है, लास्ट 24 आवर्स में यूसेज कैसा रहा है एप्लीकेशन का, तो आप एग्रीगेटेड व्यू लेते हो। दिस इज़ यूज फॉर लॉगिंग इज़ यूज फॉर डिबगिंग, ऑडिटिंग, फोरेंसिक्स। मॉनिटरिंग इज़ यूज फॉर अलर्टिंग, हेल्थ चेक्स एंड परफॉर्मेंस। स्टोरेज लॉगिंग का होता है लॉग फाइल्स में, या फिर ये लैंगस्मिथ जैसे जो टूल्स होते हैं वो लोग स्टोर करते हैं। मॉनिटरिंग के लिए आप प्रोमीथियस, ग्राफाना, क्लाउड वॉच जैसे डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हो। और ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है, इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि लॉगिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग क्या होता है। सो अगर आप एक प्लेन का एग्जांपल लो तो प्लेन के एग्जांपल में लॉगिंग हुआ द ब्लैक बॉक्स ऑफ द एयरप्लेन, जो क्रैश के बाद खोजा जाता है क्योंकि उसमें ही सब कुछ लॉग हो रहा होता है, एवरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और मॉनिटरिंग हुआ जो पायलट का डैशबोर्ड है, जिसमें रियल टाइम में भी सिग्नल्स आ रहे हैं, जिससे पायलट को समझ में आता है कि प्लेन को सही से कैसे उड़ाना है। तो यही दो अलग चीज़ें हैं बट दे आर वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। इनफैक्ट ये दोनों चीज़ें एक अम्ब्रेला टर्म के अंडर में आती है जिसको हम ऑब्जर्वेबिलिटी बोलते हैं, शायद आपने सुना भी होगा। तो ऑब्जर्वेबिलिटी में लॉगिंग भी होता है, मॉनिटरिंग भी होता है, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, बट ऑब्जर्वेबिलिटी इज़ द मेन अम्ब्रेला टर्म, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग कम्स अंडर दिस, ठीक है। तो ये हो गया अपना सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया, फोकस एरिया ऑफ ऑपरेशन लेयर। ऑपरेशन लेयर का अगला फोकस एरिया है इवैल्यूएशन। अब आप सोचोगे कि ऑपरेशन लेयर में एक बार अगर हमने चैटबॉट को डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद हमें इवैल्यूएट करने की क्या ज़रूरत है कि चैटबॉट का परफॉर्मेंस कैसा है। इवैल्यूएशन तो आप हमेशा डिप्लॉयमेंट के पहले करोगे ना। आपका सोचना सही है, बट आई टेल यू रीजंस कि क्यों आपको डिप्लॉयमेंट के बाद भी इवैल्यूएशन परफॉर्म करना होता है, और उसका एक बहुत सिंपल वन वर्ड आंसर है ड्रिफ्ट। सो एआई सिस्टम्स का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि उनका परफॉर्मेंस ओवर टाइम डिग्रेड करता है, ठीक है। और ऐसा हमारे केस में पॉसिबल है। मान लो आपने अपनी कंपनी का ट्रैक चार्टबॉट बना के डिप्लॉय कर दिया, तो मैं आपको कुछ सिनेरियोज़ बताता हूँ जिनकी वजह से हो सकता है कि आपके रैक चैटबॉट का जो परफॉर्मेंस है वो ओवर टाइम डिग्रेड कर जाए। सो मान लो आपने बिहाइंड द सीन्स ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स को यूज़ किया है थ्रू एआई, बट व्हाट इफ़ ओपन एआई ने साइलेंटली अपने मॉडल्स को अपडेट किया, कुछ माइनर अपडेट है, बट हो सकता है कि उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस थोड़ा डिग्रेड कर जाए। हम सब लोगों ने ये फील किया है कि यार आजकल चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज साइलेंटली बिहाइंड द सीन्स ओपन एआई अपने मॉडल्स को थोड़ा अपडेट करती है। कभी अच्छा रिजल्ट आता है, कभी ख़राब रिजल्ट आता है, तो ये एक तरह का ड्रिफ्ट हो सकता है, मॉडल ड्रिफ्ट। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आपने जो अपने डेटा सोर्सेज हैं उनमें कुछ चेंजेस किए, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ। हो सकता है पहले आपने अपने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स एंड पॉलिसीज़ को पीडीएफ के थ्रू कनेक्ट कर रखा था अपने चैटबॉट से, फिर बाद में आपने रियलाइज़ किया कि अ बेटर वे टू डू दिस इज़ कि हम उन डॉक्यूमेंट्स को डेटाबेस में ऐड कर दें और डेटाबेस के थ्रू सारा कनेक्शन हो। तो हो सकता है कि आपने कुछ चेंजेस किए डेटा में और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, जिसकी वजह से अब पहले जितने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे। थर्ड हो सकता है कि यूज़र्स में ही एक तरह का ड्रिफ्ट आ गया। हो सकता है यू आर अ बिग कंपनी और अभी रिसेंटली आपने साउथ इंडिया में एक ऑफिस खोला जहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियंस को आपने एम्प्लॉय किया। अब साउथ इंडियंस जब उस चैटबॉट से बात कर रहे हैं तो दे हैव अ स्लाइटली डिफरेंट एक्सेंट और वे ऑफ टॉकिंग टू द चैटबॉट,
और चैटबॉट को हमने ट्रेन किया था जब, तो वो हमने अपने नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से किया था। तो हो सकता है साउथ इंडियन पॉपुलेशन को उतना अच्छा रिजल्ट ना मिल रहा हो। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आ सकता है, और भी रीजंस हो सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिनकी वजह से ड्रिफ्ट आ सकता है। अब ड्रिफ्ट अगर आ गया और आप मेजर नहीं कर रहे हो परफॉर्मेंस, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, और साइलेंटली आपका जो चैटबॉट है वो ख़राब होता चला जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आप पीरियोडिकली या ऑटोमेटिकली इवैल्यूएशंस परफॉर्म करते रहो, सो दैट आप सर्टेन मेट्रिक्स के अगेंस्ट आपको हमेशा पता चलते रहे कि आपका चैटबॉट कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई ऑपरेशन में भी इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोकस एरिया। ऑपरेशन लेयर में अगला फोकस एरिया होता है फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि आप नॉट ओनली अपने एआई प्रोडक्ट को डिप्लॉय करते हो, उसको रिलायबली चलाते हो, बट एट द सेम टाइम आप उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव भी करते रहते हो बाय टेकिंग यूज़र फीडबैक। ठीक है, अब अलग अलग तरीक़ों से आप फीडबैक ले सकते हो। एक तरीका होता है कि आप एक्सप्लिसिट फीडबैक लेते हो, जहाँ पे यूज़र आपको गाइड करता है कि उसको क्या पसंद नहीं आया। इसके लिए आप अपने यूआई में थम्स अप थम्स डाउन के सिंबल्स दे देते हो, जैसा चैट जीपीटी में भी आपको देखने को मिलता है। सो अगर आपके यूज़र्स को आंसर पसंद नहीं आ रहा आपके चैटबॉट का, तो वो थम्स डाउन करके आपको बता देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मल्टीपल टाइम्स आपको थम्स डाउन का ऑप्शन आया, स्पेशली उन आंसर्स में जहाँ पे जो रिस्पॉन्स था चैटबॉट का वो अननेसेसरीली बहुत लंबा था। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव करने के लिए जाके अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट जाके चेंज कर सकते हो, और वहाँ पे आप ऐसा डाल सकते हो कि गिव क्लियर एंड कॉन्साइज इन्फॉर्मेशन रादर देन लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जहाँ पे आपको यूज़र से डायरेक्ट फीडबैक मिला और आपने इम्प्रूवमेंट किया। सेकंड होता है इम्प्लिसिट फीडबैक, हिडन फीडबैक, जो यूज़र के बिहेवियर से आपको समझ में आता है। ऐसा हो सकता है कि यूज़र मिडवे आंसर को कट कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है रिस्पॉन्स को, क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर वो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम करके पूछ रहा है बिकॉज उसको चैटबॉट का जो आंसर है वो पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है कि मान लो आपके पास एक रैग चैटबॉट है आपका, और आप जब भी आपका जो यूज़र है वो नोटिस पीरियड के अराउंड क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो मिडवे में उस आंसर को कट कर दे रहा है क्योंकि उसको वो आंसर सही नहीं लग रहा है या इलॉजिकल लग रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप जाके स्टडी करोगे कि आपका जो नोटिस पीरियड रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हो सकता है वो फाइल करप्ट हो गई हो, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो हेलुसिनेट करके आ रहा है, तो आप जाकर के तुरंत उस फाइल को फिक्स करोगे, उसके बदले नई फाइल को लेके आओगे। तो दिस इज़ एन एग्जांपल जहाँ पे एक इनडायरेक्ट काइंड ऑफ फीडबैक आपको गाइड कर रहा है टू इम्प्रूव द सिस्टम। ठीक है, थर्ड और होता है कि आपके पास डायरेक्ट मेल्स करते हैं यूज़र बिकॉज उनको कोई और चीज़ से परेशानी हो रही है। जैसे कि मंडे को आपको बहुत सारे मेल्स आते हैं कि मंडे मॉर्निंग को आपका जो चैटबॉट है वो बहुत स्लो चलता है। तो आप जाकर के स्टडी करते हो कि सच में मंडे को क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऑफिस आते हैं और वो लोग चैटबॉट से बात करते हैं, तो होता है क्या है कि लेटेंसी बढ़ जाती है आपके सॉफ्टवेयर की। तो आप जाके क्या करोगे, आप अपने सिस्टम को थोड़ा बेटर तरीके से स्केल करोगे, जिससे कि मंडे को भी आप इजीली जो आपके पास पूरा का पूरा क्राउड आ रहा है उसको हैंडल कर पाओ। तो जो भी है, ये फीडबैक वाला जो पोर्शन है, जो फोकस एरिया है ऑपरेशन लेयर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर एआई सॉफ्टवेयर। सो दीज आर द 4 मेन फोकस एरियाज ऑफ ऑपरेशन लेयर। हालांकि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसमें आप गवर्नेंस भी ऐड कर सकते हो। गवर्नेंस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फोकस एरिया। इट्स जस्ट कि अभी हम थोड़ा ओवरव्यू मोड में चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो हम उतना ज़्यादा गवर्नेंस में नहीं घुस रहे हैं, बट गवर्नेंस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफीज़, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ करने वाले हो, तो फिर आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, राइट। जैसे यूरोपियन यूनियन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं अराउंड एआई। तो इफ़ यू आर अ कंपनी लाइक परप्लेक्सिटी जो पूरी दुनिया में रिलीज़ कर रहा है अपना सॉफ्टवेयर, तो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अराउंड द लॉज दैट आर प्रेजेंट इन अ सर्टेन कंट्री, और उसके हिसाब से फिर उनको ऑपरेशन लेयर में ऑपरेट करना पड़ता है। तो अगेन समथिंग जो इस पॉइंट पे हम कवर नहीं कर रहे हैं, बट आगे आई वुड लाइक टू कवर दिस इन डिटेल। ठीक है, तो दीज आर द 4 मेन फोकस एरियाज। अब क्विकली डिस्कस करते हैं कि ऑपरेशन लेयर से हमें क्या आउटपुट मिलता है आगे के लेयर्स के लिए। सो यहाँ से आउटपुट बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन लेयर से आपको एक एआई सॉफ्टवेयर मिला था बना बनाया, यहाँ पर आप उसको डिप्लॉय कर देते हो और यू मेक श्योर कि वो एट स्केल रिलायबली रन कर रहा है। तो आउटपुट इज डिप्लॉयड एआई प्रोडक्ट्स
रनिंग रिलायबली एट स्केल, दिस इज़ द आउटपुट फ्रॉम ऑपरेशन लेयर। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, हमने इन टोटल 6 लेयर्स की पढ़ाई कर ली है। इसमें से ये जो पिछले 3 लेयर्स हैं इनको मैं कलेक्टिवली एआई इंजीनियरिंग स्टैक बुलाता हूँ। ठीक है, आपने शायद ये एआई इंजीनियरिंग वर्ड सुना होगा, बहुत पॉपुलर हो रहा है पिछले 1 साल में। तो ये एक नया जॉब प्रोफाइल भी बन गया है, एआई इंजीनियर। तो ये जो एआई इंजीनियर जॉब रोल है ना, वो इन 3 लेयर्स में ऑपरेट करता है, या तो बिल्डर लेयर में, या फिर एप्लीकेशन लेयर में, या फिर ऑपरेशन लेयर में। यही 3 है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये ऑपरेशन लेयर में ये जो फोकस एरियाज़ हैं इनको आप कलेक्टिवली एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर डाल सकते हो, और उस अम्ब्रेला टर्म को हम LLM ऑप्स बुलाते हैं। जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए ML ऑप्स होता है, डिप्लॉयमेंट एंड पोस्ट डिप्लॉयमेंट चीज़ें करने के लिए। यहाँ पर हम उसको LLM ऑप्स बुलाते हैं। अगेन एक ऐसा टर्म जो बहुत फेमस हो रहा है। ठीक है, तो अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, कि ये जो पिछले 3 लेयर्स हैं और इसके अंदर जो भी हमने पढ़ा, बिल्डर लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ऑपरेशन लेयर, इन तीनों में सारी चीज़ों को अगर आप मिला दो तो ये आपका एआई इंजीनियरिंग स्टैक है। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ एआई इंजीनियर तो आपको इस जगह पे सब कुछ आना चाहिए, नॉट सब कुछ बट आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि अब हमारे 2 लेयर्स और बाकी हैं, बट जो भी टेक्निकल काम था वो हमने कवर कर लिया। सॉफ्टवेयर बना के उसको डिप्लॉय करना और उसको रिलायबली रन करना, यहाँ तक हमारा टेक्निकल काम था, वो हमने कर लिया। अब आगे के जो लेयर्स हैं वो काइंड ऑफ बिजनेस लेयर्स हैं। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ जब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट लेयर विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेयर विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। अब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के बारे में बताने के पहले अभी तक हमने क्या किया उसका समरी ये है कि हम रिसर्च से शुरू करके ऑपरेशन तक आ गए, और अब ऑपरेशन लेयर के बाद हमारे पास एक एआई प्रोडक्ट है जो कि नॉट ओनली डिप्लॉयड है बट वो किसी भी स्केल को हैंडल कर सकता है। लाखों यूज़र्स भी आ जाएं तो हमारा वो प्रोडक्ट उनको हैंडल कर लेगा। अब खुद सोच के देखो कि इस पॉइंट पे अब आपको नेक्स्ट किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो, आपने एक स्टार्टअप एआई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट डिप्लॉय हो चुका है, अच्छे से फंक्शन कर रहा है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल डू? ऑब्वियसली द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहोगे। ठीक है, एंड दिस इज़ वेयर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कम्स इनटू द पिक्चर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या होता है? दिस इज़ वेयर एआई प्रोडक्ट रीचेस यूजर्स